हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 6,883 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 2,704 केस साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आए। वहीं इसके अलावा फरीदाबाद में 1,037, पंचकुला में 734, अंबाला में 444 और करनाल में 372 नए केस मिले हैं। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 169 तक पहुंच गया है। इनमें से 159 मरीज ठीक हो चुके हैं और 10 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 31,150 तक जा पहुंची है। वहीं बीते रोज कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,083 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 2,543 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 1,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 52 नेशनल यूथ अवार्डी को खेल विभाग में रोजगार दिए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने 10,000 से अधिक आबादी के 125 गांवों में कमल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री बुधवार को स्वामी विवेकानंद जी जयंती पर भारत विकास परिषद हांसी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वैच्छिक सेवा के लिए आगे आने वाले युवाओं के लिए समर्पण पोर्टल बनाया गया है। इसमें अब तक 1300 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को देश ही नहीं विदेशों में भी अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। आज कॉलेज से डिग्री लेकर निकलने वाले युवाओं को मुफ्त में पासपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि वे विदेश में जाकर अध्ययन और रोजगार कर सकें। सीएम ने कहा कि युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन से यह साफ हो चुका है कि सीआईडी की रिपोर्ट थी कि मौसम खराब हो सकता है। प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई। प्रदेश में गेस्ट टीचर्स की कई मांगों पर सहमति बन गई है। इसकी जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। उन्होंने कहा कि सर्विस रूल की मांग मान ली गई है, जिसमें गेस्ट टीचर्स की छुट्टी मिलने जैसे तमाम बात शामिल है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गेस्ट टीचर्स के आकस्मिक निधन पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही ग्रेजुएट फंड रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। साथ ही हर साल गेस्ट टीचर्स को 10,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बेसिक पे की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। हरियाणा में नर्सिंग नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि नर्सिंग स्कूल चलाने के लिए 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए और 10 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना जरूरी होगा। विज ने कहा कि नर्सिंग करवाने वाले छात्रों को अस्पताल में जाकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। विज ने कहा कि 2-2 कमरों में नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो सही नहीं है। बीजेपी जोर शोर से नेताजी सुभाष चंद्र की 150वीं जयंती की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अलग अलग जिलों में पहुंचकर युवाओं को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में के तहत ओपी धनखड़ बाढ़रा पहुंचे हैं। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी की सरकार और संगठन में शहादत को सम्मान ही सर्वोपरि है। ओपी धनखड़ ने बताया कि 23 जनवरी को बोस जयंती के ऐतिहासिक दिन को गांव में पराक्रम दिवस के माध्यम से काले पानी की सजा काटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों की पहचान कर उनके गौरवमय इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया जाएगा।
सिरसा में तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने मकर संक्रांति के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों की पालना करने की अपील भी की है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने गुरुग्राम नगर निगम के औचक निरीक्षण के बाद सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी हॉल में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। यूएलबी मंत्री बनने के बाद पहले गुरुग्राम दौरे पर आए मंत्री गुप्ता ने प्रेस को भी संबोधित किया और कहा कि निगम में भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जाएगी। सोनीपत में ठंड और कोहरे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से रहने वाला है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण भी धुंध की चादर देखने को मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 19 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। फतेहाबाद जिले को रेड जोन घोषित किए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिला उपायुक्त ने जिले के सभी बाजारों को शाम 6 बजे तक बंद करने के साथ कोरोना नियमों की सख्ती से पालना करने को लेकर आदेश पारित किए हैं। जिला उपायुक्त के आदेशों की पालना करते हुए जाखल के अलग अलग बाजारों को बंद करवाया गया और लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लगाया है। शाम 6 बजे के बाद दुकानें और बाजार खुले रखने की मनाही है, लेकिन सिरसा में कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और 6 बजे के बाद भी दुकानें खोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बाजार में मार्च निकालकर दुकानदारों को कोरोना के खतरे को लेकर सचेत किया है। थाना प्रभारी का कहना है कि समझाने के बाद भी अगर दुकानदारों ने कोरोना के खतरे को गंभीरता से नहीं लिया तो चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के स्लम एरिया में रहने वाले दर्जनों लोग आधार कार्ड नहीं होने के चलते वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड के पास सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियां हैं। यहां रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सोनीपत के नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में पहुंचकर जब जायजा लिया गया तो काउंटर पर बैठे हुए 50% लोग बिना मास्क के ही काम करते हुए नजर आए। सोनीपत के नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में 10 से ज्यादा काउंटर पर 50 बिजली कर्मचारी बिना मास्क के ही काम कर रहे थे। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है, जिसके बाद प्रशासन काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा सख्ती बरतने के बाद जिले फतेहाबाद के रतिया में महिला कांस्टेबल नियमों का पालना न करने वालों के वाहन चालकों के चालान काट रही है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान नियंत्रण चलता रहेगा। प्रदेश भर में 14 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं। सरकारी डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों ने 14 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय बरकरार रखा है और गिरफ्तारी देने की बात भी कही है।
पंजाब चुनाव को लेकर सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन और मानसा के एसपी दीपक पारीक ने संयुक्त बैठक की। बैठक के बाद एसपी ने बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 45 स्थानों पर नाकेबंदी की जाएगी। साथ ही सिरसा से लगते 6 स्थानों पर आईटीबीपी की टीमें तैनात की जाएंगी। एसपी ने बताया कि अवैध शराब ड्रग्स को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। वहीं इस दौरान मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सिरसा पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की है। हरियाणा पुलिस भर्ती में फिर फर्जीवाड़ा सामने आया है। हरियाणा पुलिस में 5500 पुरुष सिपाही की भर्ती में 102 फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान लिखित परीक्षा किसी ने दी तो दौड़ लगाने कोई और पहुंच गया। फर्जीवाड़े पकड़ में आने के बाद कई फर्जी उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दलालों ने परीक्षा से लेकर दौड़ क्लियर कराने तक के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से लाखों रुपए वसूले। बरसात में धंसी गोहाना रेलवे ओवरब्रिज की रिटेनिंग वॉल की मरम्मत के लिए बुधवार को एनएचआई, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों विभागों के अधिकारियों ने पुल के धंसने की वजह जानने की कोशिश की। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए मंथन किया। गोहाना में यूरिया खाद को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान यूरिया खाद लेने के लिए घंटों लाइनों में लगने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि खाद की पर्ची काटने वाले अधिकारी अपने जानकारों की पहले पर्ची काट रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि उन्हें जरूरत के अनुसार भी खाद नहीं दी जा रही है। गेहूं में यूरिया खाद की बहुत जरूरत होती है। उन्होंने कहा, इस समय खाद नहीं डाला गया तो गेहूं की पैदावार कैसे होगी। भवानीखेड़ा के गांव मुंडाल में गंदे पानी की ड्रेन ओवरफ्लो होने से करीब 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी विभाग का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके कारण ड्रेन का पानी खेतों में घुस गया। सोनीपत में नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में दाखिला नहीं देने के मामले में लीगल नोटिस भेजा गया है। छात्रों के अभिभावकों ने लीगल नोटिस को एडवोकेट विकास सत्री के जरिए भिजवाया है। 134A के अंतर्गत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चे और उनके अभिभावक लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको दाखिला नहीं मिल रहा। यूपी के इत्र कारोबारियों पर रेड के बाद यमुनानगर में कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों में इनकम टैक्स की रेड की गई है, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्रियों के अंदर सभी कंप्यूटर और कागजात को अपने कब्जे में लेकर जांच की गई है। बहादुरगढ़ में विजिलेंस ब्यूरो ने बहादुरगढ़ में तैनात डीईटीसी राजा रामनैन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। डीईटीसी राजा रामनैन ने गुड़गांव के रहने वाले शंकर लाल नाम के एक व्यक्ति से जीएसटी सर्टिफिकेट जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ब्यूरो के एसपी राजेश फोगाट ने बताया कि आरोपी राजा रामनैन पिछले लंबे समय से एक निजी फर्म को जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने में ढिलाई बरत रहा था और फिर उसने कार्य की एवज में रिश्वत की मांग की है। इस संबंध में फर्म के कर्मचारियों ने राज्य सतर्कता ब्यूरो रोहतक में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए श्रम विभाग की ओर से असंगठित मजदूरों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में अब तक 3,55,616 असंगठित मजदूरों का पंजीकरण किया गया है, जो प्रदेश में अन्य जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इस बीच डिप्टी लेबर कमिश्नर दिनेश कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश है कि
केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि पंजीकरण कराते हुए 2 लाख रुपए का बीमा कामगार को फ्री में हो जाता है, जिसका सीधा फायदा कामगार को मिलता है। डिप्टी लेबर कमिश्नर ने कहा कि मजदूर अपना पंजीकरण फ्री में करा सकते हैं, इसके अलावा कोई पैसा भी उन्हें नहीं देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच औद्योगिक नगरी पानीपत में एक बार फिर मजदूरों के घर वापस लौटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते औद्योगिक नगरी के कंबल मार्केट में आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है। जिले की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 60 से 70% मजदूर बंगाल, ओडिशा, यूपी, बिहार से आकर हैंडलूम क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। रोटी रोजगार के लिए आए इन प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर से लॉकडाउन लगने का डर है, जिस वजह से मजदूर ट्रेन बसों में अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से कंबल मार्केट की कमर तोड़कर रखती है, तो प्रदेश सरकार की शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद करने जैसे पाबंदियों की वजह से भी दुकान हमेशा के लिए बंद करने की नौबत आ गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों और भविष्य में लॉकडाउन लगने की स्थिति के बावजूद फरीदाबाद में बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूर और कामगार पलायन करने से साफ इंकार कर रहे हैं। औद्योगिक नगरी में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का साफ कहना है कि फैक्ट्री मालिकों द्वारा उनका वैक्सीनेशन करवा दिया गया है। वहीं उनके रहने और खाने पीने के तमाम इंतजाम की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई गई है, जिसके चलते वे किसी भी सूरत में पलायन नहीं करेंगे। वहीं फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि प्रवासी मजदूर काम करना चाहते हैं और घर लौटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तमाम सुविधाएं यहां उपलब्ध करवाई गई हैं। सभी प्रवासी मजदूरों का वैक्सीनेशन भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। कैथल के पिहोबा चौक पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने यह प्रदर्शन शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि स्कूल कॉलेज न खोलने से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से कोविड नियमों के साथ शिक्षण संस्थान खोलने की मांग की है। फतेहाबाद एडीसी अजय चोपड़ा ने जाखल नगर पालिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। जाखल नगर पालिका में ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर रहे कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठ गए हैं। एडीसी अजय चोपड़ा ने बताया कि सफाई कर्मियों को उनकी तनख्वाह शुक्रवार तक दिलवा दी जाएगी और ठेकेदार के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद के धागड़ गांव के पास हरियाणा रोडवेज की बस सरसों के खेत में जाकर पलट गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक चालक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। इस हादसे में कुछ सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। करनाल नेशनल हाईवे पर एक कैंटर और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक कार सवार महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। करनाल में जाटो गेट निवासी 25 वर्षीय हलवाई प्रदीप की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रदीप ने हलवाई के काम के लिए टेंट हाउस वालों से बर्तन लिए हुए थे। बर्तन वापस नहीं करने पर 2 लोगों ने प्रदीप की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान प्रदीप की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पानीपत जिले के आदर्श नगर में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।